हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी चैप्टर 1 आईपी क्लास 11 का, दैट इज़ द इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर जो था। ये न्यू सिलेबस 2020 के ऊपर है और इसी का वीडियो का आज हम पार्ट सेकंड डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने लास्ट टाइम जो हम टॉपिक देख रहे थे दैट इज़ द ये वाला, जब बिग डाटा से रिलेटेड हम टॉपिक देख रहे थे, इसी में एक छोटी सी टर्म हमारी जो रह गई थी लास्ट टाइम, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, कि डाटा एनालिटिक्स क्या होता है। कि डाटा एनालिटिक्स का बेसिकली जो मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा को एग्जामिन करना कि क्या चीज़ है, वो सही भी है या नहीं। एक तरह से वेरीफाई का टर्म होता है। सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द कंक्लूजन, हम उसके ऊपर कंक्लूजन्स ले सकें अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन्स विद द एड ऑफ स्पेशलाइज सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। मतलब जिस सॉफ्टवेयर को हम बनाना चाहते हैं, जिस स्पेशलाइज सिस्टम के लिए बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर बना है या नहीं बना है, इसे कहते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर बिकमिंग पॉपुलर, डे बाई डे पॉपुलर होती जा रही है और ये दे आर यूज्ड इन द कमर्शियल इंडस्ट्रीज। कमर्शियल इंडस्ट्री बहुत इस्तेमाल होती हैं कमर्शियल पर्पज से, टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, ताकि अच्छे से यूजफुल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन को लिए जा सके। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इट कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्चर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं काफ़ी। ठीक है, टू वेरीफाई दी कुछ चीज़ को वेरीफाई करना या डिसअप्रूव करना साइंटिफिक मॉडल्स को। फिर थ्योरीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, हाइपोथेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखो आपके सिलेबस में आगे आएगा पांडास, आपने सुना होगा नाम ज़रूर इसके बारे में। एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन के अंदर यूज़ होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट कैन बी यूज्ड एज ए टूल। एक तरह से टूल होता है ये, जो अलग से एक पूरी लाइब्रेरी है पांडास की, जो आपके इसमें पाइथन के साथ डाटा एनालिसिस का काम भी करती है। मेन इसका वर्क यही है। नेक्स्ट एक और टॉपिक देखते हैं इसमें, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे हम IoT से भी कहते हैं। देखो बेसिकली ये टर्म ऐसा है कि हम आजकल बहुत सारे डिवाइसेस देखते हैं जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके कनेक्ट करवा सकती है, आपस में कम्युनिकेट करवा सकती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेके वर्क कर सकते हैं। CCTV कैमरा आपने देखे होंगे, इसके अलावा स्मार्ट वॉचेस वगैरह ऐसी होती हैं, तो इनके ऊपर ये टॉपिक है। द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज कॉमनली यूज फॉर द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, अभी तक तो ये माना जाता था, लेकिन सच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, ये सब पोर्टेबल डिवाइसेस में होती हैं, लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच भी पूरा कंप्यूटर आजकल माना जाता है। कनेक्टेड थ्रू द वायर और वायरलेस भी हो सकते हैं आजकल, तो ये वायर भी और वायर दोनों ही चल सकते हैं नेटवर्क के अंदर। तो वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइसेज यूजिंग द इंटरनेट को लैन के थ्रू कर सकते हैं। नाउ इमेजिन, अगर हम मान लो सपोज हमारे बल्ब हैं, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, मतलब होम प्लान हमारे यूज़ होते हैं, आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। अगर वो बन जाते हैं तो आजकल तक काफ़ी पॉसिबल हो गया है, ये वायरलेसली काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, इवन कम्युनिकेट करवा सकते हैं। हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। थिंक्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड द task that they can be accomplished if all these devices with the smart connectivity feature, देखो ये एक मेन टर्म इसमें आई है कि स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर इसमें होता है, are able to communicate amongst themselves and we are also been able to communicate with them using the computer और स्मार्टफोन के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे इस डायग्राम में काफ़ी तरीके से जो बताई गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कंप्यूटर्स हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, इवन आपका एरोप्लेन जो आजकल कम इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रोवेव, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, इवन गाड़ी आप पूरी जो ड्राइव करते हो, स्मार्टफोन तो है ही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लूटूथ वगैरह के, शॉपिंग आप कर लेते हो। इसके अलावा आपका घर के अंदर जितनी भी थिंग्स है सब कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपकी स्क्रीन है, टैबलेट वगैरह, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर तो होता ही है, इसके अलावा बल्ब भी हो सकता है। ये सब आजकल आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, इंटरनेट थिंग्स के अंदर ही आता है। ये सब इज़ ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज दैट हैव अन एम्बेडेड हार्डवेयर, इसके लिए कोई ना कोई हार्डवेयर की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद द थिंग्स ऑफ डाटा with other devices on the same network as shown, हमें फिगर में दिखा रखा है। At present in a typical household many devices have advanced hardware, यानी कि माइक्रो कलर्स में होते हैं, एंड सॉफ्टवेयर these devices are used in isolation from each other, मतलब एक दूसरे से अलग बिल्कुल वो, लेकिन फिर भी आपस में कम्युनिकेट हम उनको करवा सकते हैं, एक ही जगह बैठ के सारा कंट्रोल कर सकते हैं विद द मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशंस नीडेड फॉर द ऑपरेशनल डायरेक्शंस एंड इनपुट डाटा। ह्यूमंस की बेसिकली इंटरवेंशन के लिए बनाई गई है, जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शंस को फॉलो करता है। IoT ट्रेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर दीज डिवाइसेस टू वर्क इन द कोलैबोरेटिव मैनर, से मतलब एक साथ मिल के काम करती है, एंड असिस्ट ईच अदर इन द क्रिएटिंग एंड इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स। इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स
करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कुछ पार्ट हम कह सकते हैं इसको, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस की तरह इसको वर्क करता है वो। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में, इफ़ ए माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा एंड अदर डिवाइसेस आर एम्बेडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, वी कैन एक्सेस एंड रिमोटली कंट्रोल, हम उनको कर सकते हैं। देखिए ये टर्म इसमें आया है, देम ऑन द गो, जैसे हम कहीं पे जा रहे आ रहे हैं उसके बीच में हम उनको कम्युनिकेट करवा सकते हैं यूजिंग द स्मार्टफोन्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वेब ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउस अस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस, हमें इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस से इंटरनेट के थ्रू विद हेल्प द स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, थस क्रिएटिंग ए पर्सनल नेटवर्क, हम पर्सनल नेटवर्क बनाना पड़ेगा उसको। बट अगर आप सोच के देखो नंबर ऑफ डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस है, तो उन सब के लिए आपको डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, एंड नंबर ऑफ इंस्टॉल्स डिफरेंट ऐप्स वुड नॉट बी, ये हमारे लिए तो कन्वीनियंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इतने सारे ऐप्स डालेंगे सिस्टम में अपने मोबाइल में, कैसे डालेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, स्लो भी हो जाएगा, मेमोरी इशू आएगा, ठीक है। द वेब, इसके लिए आपका वेब है, वेब आपके लिए अवेलेबल है, इसके लिए वेबसाइट्स के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, बीइंग यूज्ड एज ए सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द वेब इन सच ए वे दैट ऑल थिंग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग them together, इंटीग्रेटिंग मतलब आपस में जोड़ के उनको वर्क हो सकता है। वेब ऑफ थिंग्स अलाउस अ यूज टू वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन द वेब, ह्यूमन की आइडेंटिटीज वेब पे है नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को आप कनेक्ट कर सकते हो। इट विल पेव वे ऑफ द क्रिएटिंग स्मार्टफोन होम्स, स्मार्ट होम्स आप बना सकते हो, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज़ एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें एक नया कंसेप्ट है सेंसर्स के ऊपर। जैसे आप देखो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल देखिए, मोबाइल को अगर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करवाते हो तो वो आप देखते हो कि उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्क्रीन को वो चेंज कर देता है और मोबाइल। दिस विल पॉसिबल, ये किस वजह से पॉसिबल होता है, सेंसर्स की वजह से पॉसिबल होता है। नेमली इसके नाम देखो दिए गए हैं, एक्सेलेरोमीटर एंड द जायरोस्कोप, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में GYRO भी कहते हैं। द एक्सेलेरोमीटर सेंसर से द मोबाइल डिटेक्ट करता है, बेसिकली वो ओरिएंटेशन ऑफ द फ़ोन को डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो आपका ये दूसरा वाला जायरोस्कोप होता है, सेंसर से ट्रैक्स रोटेशंस, ये रोटेशन को ट्रैक करता है आपके मोबाइल में क्या रोटेशन हो रही है, ठीक है, और द ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड एट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सेलरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, उसको सप्लाई कर देता है कि किस तरीके से सेंसर हो रहा है। मतलब दोनों मिलकर आपको ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करने पे आपके स्क्रीन को रोटेट कर देते हैं। सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़ होता है। द एवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स इज कंट्रीब्यूटिंग इन द लार्ज वे टू द evolutions of IoT के थ्रू बढ़ता जा रहा है। इट विल लीड टू द क्रिएशंस ऑफ द न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत इसकी नीड हो गई है, काफ़ी लोगों की हैबिट भी हो गया इसका। द स्मार्ट सेंसर्स इज ए डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट में से, देखो फिजिकल इन्वायरमेंट में से ही वो इनपुट लेगा, एंड यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग, अपने आप ही बिल्ट इन कंप्यूटिंग पावर को यूज़ करके, रिसोर्सेज को यूज़ करके, डाटाबेस को यूज़ करके टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस अपॉन डिटेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक इनपुट एंड देन प्रोसेस डाटा बिफोर पासिंग इट, उसको इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर पास करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दैट इज़ द स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर एक टॉपिक है। देखो स्मार्ट सिटी आजकल हर जगह बात होती है, काफ़ी पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो बेसिकली क्या होता है इसके बारे में बात की गई है। जैसे देखो रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब जैसे जैसे आप शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हो, द लोड ऑफ द सिटीज़ में बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, एंड देयर इज़ अ चैलेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज लाइक द लैंड, वाटर, इन सब रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप उनको फुलफ़िल करोगे। एयर पॉल्यूशन हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, ट्रैफिक कंजेशंस हो गया, पब्लिक की सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बिसाइड्स ऑफ दैट ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। सिटी बनाएंगे तो रोड भी चाहिए, उसके अंदर रेल भी चाहिए, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट भी चाहिए, सबवे भी चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें उसमें पड़ेगी। दीज चैलेंजेस आर फोर्सिंग मैनी सिटी प्लानर्स अराउंड द वर्ल्ड टू लुक द स्मार्टर वेज, कोई स्मार्टर वे चाहिए उसको डेवलप करने का। स्मार्ट सिटी तभी तो बनेगी, टू मैनेज दैम एंड इज द सिटीज सस्टेनेबल एंड लिवेबल, मतलब कि अच्छे से आप उसको सस्टेनेबल कर सको, रह सको उसमें, आप अकॉर्डिंग टू नीड, सिटी की मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है तब भी आप उसको आगे तक ग्रो कर सको और उसमें आप रह सको, तो उन सब के लिए ज़रूरी हो गया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बताया, इसके अकॉर्डिंग वो ये बता रहा है कि किस किस तरीके से वो स्मार्ट सिटी के अंदर इसका यूज़ कर रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू, टनल के अंदर, ब्रिजेस के ऊपर, यहाँ पे सेंसर्स वगैरह लगा के सिटीज़ के अंदर, ये सब चीज़ें बताया गया। कि देखते हैं इसमें कितना बताया गया है। द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी
में दिखाया गया, मेक द यूज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द IoT एंड WOT एंड देन मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इफिशिएंटली। अच्छे तरीके से उसको रिसोर्सेज को इफिशिएंटली मैनेज कर पाएगा। द स्मार्ट बिल्डिंग शोज हेयर यूजेस सेंसर्स टू डिटेक्ट, बेसिकली वो सेंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है, अर्थक्वेक को, ट्रेमर्स जो आते हैं जो इसमें धरती हिलने लग जाती है, एंड देन वार्न नियर बाय बिल्डिंग्स को वार्न करेगा सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। द स्मार्ट ब्रिजेस यूजेस वायरलेस सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट ब्रिजेस भी आजकल, टू डिटेक्ट एनी लूज बोल्ट, कोई लूज बोल्ट वगैरह हो रहा है तो वो उसको अपने आप ही डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे देगा इंजीनियर्स के पास और वो उसको रिपेयर कर देंगे। केबल और क्रैक कुछ भी हो रहा है, इस टाइप का केबल वगैरह टूट रहे हैं, सबको वो देख पाएगा। इन अलर्ट इट अलर्ट्स कंसर्न अथॉरिटीज़ थ्रू द SMS करके खुद ही वो कर देगा। इसी को तो स्मार्ट सिटी के कर पाएंगे। तो स्मार्ट सिटी कंसेप्ट यही तो है कि सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, डिजिटल के थ्रू हो रहा है, सब में से वो सेंसर्स वगैरह लगा के इन्होंने काम कर लिया। ठीक है। दी स्मार्ट टनल जो होती है, जो अंदर बनती है इसमें पाइप्स वगैरह, टनल आल्सो यूजेस, कोई आपने जैसे मेट्रो ट्रेन चलती हैं वो भी टनल के अंदर चलती हैं, आल्सो यूजेस वायरलेस सेंसर्स टू डिटेक्ट एनी लीकेज, कोई लीकेज इसमें होगा तो बड़ी भयंकर समस्या हो सकती है। और कंजेशंस इन द टनल्स, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड एज वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू अक्रॉस द नेटवर्क एंड सेंसर्स नोड्स टू ए सेंट्रलाइज कंप्यूटर फॉर फर्दर एनालिसिस जा सकती है। एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ इन अ सिटी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो सिस्टम आपका, या फिर पावर प्लांट्स हो, वाटर सप्लाई हो, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ को इन्फोर्स करना हो कहीं पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स और इवन अदर कम्युनिटी सर्विसेज वर्क इन द यूनिसेट्स टू ऑप्टिमाइज, बेसिकली ऑप्टिमाइज किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर टू एफिशिएंसीज ऑफ द सिटी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, ताकि अच्छे तरीके से सर्विसेज चल सके। अब देखिए काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके ऊपर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आजकल काफ़ी यूज़ भी हो रहा है, मीडिया वगैरह में आपने देखा होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ एन एमर्जिंग ट्रेंड, बिल्कुल नया ट्रेंड है इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज को आप ओवर द इंटरनेट डिलीवर कर रहे हो, इसी क्लाउड कंप्यूटर कहते हैं। और द क्लाउड फॉर द केस ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, एक्सेसिबिलिटी कहीं से भी, आप देखो इंटरनेट का मतलब 24/7 कहीं से भी एक्सेस आप कर लोगे यूजिंग एनी स्मार्ट डिवाइस। द सर्विसेज कंप्राइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर हो गया आपका, या फिर डाटाबेसिस हो गए, स्टोरेज, इन सब चीज़ों का इसमें यूज़ होता है। दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज कॉल्ड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, को यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं एंड यूजुअली चार्ज और ऑन पे पर यूज़ बेसिस, मतलब जैसे आप इस्तेमाल करते हो उसके बेस पे चार्ज करते हैं। लाइक द वे वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे पे करते हैं उसी तरीके से इसकी भी पेमेंट कर देते हो। वी ऑलरेडी यूज़, जैसे क्लाउड सर्विसेज काफ़ी सारी आपने देखो, अब मैं नाम लूँगा तो याद आएगा, जैसे आप गूगल का ड्राइव यूज़ करते हो, G ड्राइव, वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर्स एंड फाइल्स एज बैकअप ऑन इंटरनेट, ये काफ़ी सेफ भी होता है, अगर आप यूज़ नहीं करते जरूर करिए। G ड्राइव 10 GB करीब आपको स्पेस फ्री प्रोवाइड करता है। और होस्ट ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग, ए यूज़र कैन run a bigger applications or process a large amount of data without having the requirement of the storage। अपने पास स्टोरेज की जरूरत नहीं है, उसको वहीं से सब एक्सेस करके उन्हीं का स्टोरेज यूज़ करके सब कुछ वो कर सकता है। और प्रोसेसिंग पावर, मान लो बहुत बड़ा सर्वर उसको लगाने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू उन्हीं का सर्वर यूज़ करके वहीं प्रोसेस करके डाटा वहीं पे सेव करवा सकता है। ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर में ज़रूरत ही नहीं है उसको इतने सब रखने की, एज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बिसाइड्स अदर न्यूमरस फीचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑब्वियसली कॉस्ट काफ़ी कम लगेगी, पूरा सर्वर अपना बनाता तो बहुत उसका पैसा लगता, जिसकी उसको शायद ज़रूरत नहीं होती आगे जाके। ऑन डिमांड रिसोर्सेज, ए यूज़र कैन अवाइल नीड बेस्ड रिसोर्सेज, जैसी उसकी ज़रूरत है वैसे रिसोर्सेज को अवाइल कर सकता है फ्रॉम द क्लाउड एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए इसमें है क्लाउड सर्विसेज के बारे में। ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज़ टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज ए सर्विस। इस बेसिकली पूरी सर्विस ही है सारी। ए सर्विस कोरस्पॉन्ड्स टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। देयर आर 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स जो हमें बनाए गए हैं इसमें क्लाउड के थ्रू। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि नाम जो है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये आपके को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछने के लिए आ सकती है। प्लेटफॉर्म सर्विस, इसे हम पास भी कहते हैं, एंड द सॉफ्टवेयर। 3 चीज़ें हैं इसमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है, डिजाइन में कुछ खास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या है? दी infrastructure service providers can provide
और क्या क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सच एज सर्वर उसने प्रोवाइड कर दिया, वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कर दी जहाँ से आप एक्सेस करके वर्क कर सको, स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया, बैकएंड फैसिलिटीज़, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सब चीज़ आपको प्रोवाइड वो कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देने के लिए। यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड, ए यूज़र कैन यूज़ द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट द रिमोट लोकेशन पे, पूरा हार्डवेयर अवेलेबल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो टू कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट, पूरा एग्जीक्यूट आप कर सकते हो हार्डवेयर को एज इट इज़ एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस एंड पे एज पर द यूसेज, एज इट इज़ वही फंक्शन ऊपर से बताया गया था। देयरफॉर दे कैन सर्व द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सेव कर सकता है वो, आपकी कॉस्ट बचाएगा सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, इन सब के लिए भी वो आपकी चीज़ें पैसे बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। थ्रू दिस सर्विस यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सिस्टम, ठीक है, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ PaaS, जैसे प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है इसमें, P फॉर प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट टू द डेवलपर के लिए क्या यूज़ होती है, पूरा इन्वायरमेंट वो खुद ही प्रोवाइड कर देगा उसको, तो उसमें टेस्ट कर सकता है, डिलीवर कर सकता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। सपोज मान लो हमारे ऐसी ज़रूरत है कि हमें डेवलप करना है कुछ वेब एप्लीकेशन जिसमें MySQL और पाइथन की ज़रूरत पड़ रही है, इन सब चीज़ों को हमें ऑनलाइन ही हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन अवाइल ए प्री कन्फिगर्ड, पहले से कन्फिगर्ड हमें ऑनलाइन एक अपाचे सर्वर पूरा मिल जाता है जिसके थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, जिसमें MySQL और पाइथन पहले से इंस्टॉल है, आपको सिर्फ उसको वहाँ से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। डू वी नीड टू कन्फिगर द वेब सर्वर, कन्फिगर भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन PaaS द यूजर्स हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन, पूरा उस पर कंट्रोल रहता है, एंड इट्स कन्फिग्रेशंस, इट प्रोवाइड्स ए डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपर्स एज एट ए मच रिड्यूस्ड कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में पूरा सर्वर्स को प्रोवाइड कर देगा जिसके अंदर MySQL और पाइथन आपका इंस्टॉल है, एंड कॉस्ट लिस्टिंग टू द कम्प्लेक्सिटी एंड बाइंग, उसको बाय भी नहीं करना, कम्प्लेक्सिटी भी नहीं देखना उसको, एंड मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर प्रोवाइड द ऑन डिमांड एक्सेस देगा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। अगर हमने देखा होगा ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेसिंग की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली छोटा मोटा आप पैसा पे करके आप सब्सक्रिप्शन लेके इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे गूगल टॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स को टू एडिट ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। वी कैन, हम इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर फॉर द क्लाउड इसमें यूज़ कर सकते हैं। ए यूज़र इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं सोचना है, कन्फिगरेशन के बारे में नहीं सोचना है, उसको ये सब हेडेक बच जा रही है। एंड द एज लॉन्ग एज द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इज़ एक्सेसिबल, लाइक पास के अंदर क्या होता है, ए यूज़र इज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पूरी उसको जो कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी उसी पे आपको एक्सेस मिल जाता है, दैट दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट। इन ऑल द above standard service models, a user can use on demand infrastructure, पूरा का पूरा डिमांड करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकता है और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, एंड इज यूजुअली चार्ज एज पर द, बहुत ही कम यूजुअल चार्ज के अंदर वो उसको यूज़ कर सकता है, देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रंट फ्रॉम द ए न्यू और इवॉल्विंग एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू यूटिलाइज एंड हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी देखो ये स्टार्ट किया है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उनका, दैट इज GI क्लाउड, विच हैज़ द नेम्ड एज द मेघराज, हिंदी में नाम लिया गया है मेघराज। इसका मेघ आपको पता हो तो हिंदी में इसको मेघ यानी कि बादलों के लिए कहा जाता है, राजा करता है वहाँ पे वो, तो ये आपको बनाया गया, आप इसको ओपन करके ज़रूर एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट है इसमें आपका ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, बेसिकली एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जोग्राफिकल डिस्पर्स, मतलब पूरी जोग्राफी में बिखरा हुआ है, डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ है, एंड हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अनलाइक क्लाउड हुज प्राइमरी फोकस इज टू प्रोवाइड सर्विस, सिर्फ क्लाउड का फोकस सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इन ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, क्रिएट्स ए सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स की पावर आपको दी जा रही है, ठीक है, विद एन इनमरस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। दी
consistent resources are called the nodes. These different nodes temporarily comes together to solve the single. देखो सारे मिल के एक सिंगल लार्ज टास्क को परफॉर्म सॉल्व करने में, गोल को अचीव करने में मदद कर रहे हैं. Nowadays countless computational nodes रेंजिंग फ्रॉम हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस आपके पास होती हैं टू पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड इन द लोकल एरिया नेटवर्क. सब के सब आजकल लोकल एरिया में नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट पे. देयरफॉर इट इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल टू रीयूज एंड यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एज वेल एज द प्रोसेसिंग पावर. इन सबका आप इस्तेमाल इकट्ठा एक साथ कर सकते हो एक ही जगह पे. द ग्रिड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द कंप्यूटेशनल इंस्टेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स विदाउट एक्चुअली प्रोक्यूरिंग ए कॉस्टली हार्डवेयर. देखो ये लाइन काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है कि साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स को विदाउट एक्चुअली प्रोक्यूरिंग द कॉस्टली हार्डवेयर खरीदे बिना उन सबको एक साथ सॉल्व कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी वो सुपर पावर लेवल की आपको वो प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, पावर. इसमें देखिए नेक्स्ट देखते हैं. ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं. तो डाटा ग्रिड जो यूज़ करता है यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस एंड CPU, और प्रोसेसर ग्रिड भी कहते हैं, वेयर द प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन PC टू अनदर एज नीडेड और ए लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क. लार्ज टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है एंड अलॉटेड टू ए वेरियस नोड्स फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग. मतलब सपोज आपके पास एक सिस्टम पे काम ना करके आप मल्टीपल सिस्टम्स पे प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करके एक सिंगल यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड द ग्रिड. ठीक है, इसी की मेन बात इस कंसेप्ट के अंदर कि प्रोसेसिंग ग्रिड बना दिया गया पूरा. ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इस दोनों में डिफरेंस क्या है. देखो उस वाले हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, क्लाउड सर्विस. देयर आर द सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट्स द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द यूजर. रेंट सिर्फ एक सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर को देता है वो. जबकि ग्रिड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल वर्ड वाला आपको जरूर यूज करना है. मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स जॉइन टुगेदर टू सॉल्व एक कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करता है वो. टू सेट अप द ग्रिड बाय connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processing architecture के लिए यूज़ होता है. जैसे ही आप इसमें यूज़ कर सकते हो ग्लोबस, एक टूल किट अवेलेबल है ऑलरेडी. इज़ वन सच सॉफ्टवेयर टूल किट यूज्ड फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स एंड इट इज़ अन ओपन सोर्स. इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डाटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और फॉल्ट डिटेक्शन के अंदर भी ये काम आ सकता है. कि लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज़ द ब्लॉकचेन्स. देखो ब्लॉकचेन्स बेसिकली क्या कंसेप्ट है, इसको बड़ा ध्यान समझो. थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है काफ़ी ऊपर जो हमने पढ़ा उससे. वी परफॉर्म द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बाय स्टोरिंग डाटा इन ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में हमने डाटा को स्टोर करके तब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं. एंड ट्रांजेक्शंस परफॉर्म्ड आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डाटाबेस. एंड दैट इज़ हाउ द टिकट बुकिंग आप जैसे कराते हो ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, और बैंक्स में इसी तरीके से ऑपरेट होता है. एक सेंट्रलाइज डाटा रखा जाता है जहाँ से सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं. However, since all the data is stored on the centralized location, there is a chances for the data to be hacked. अब सेंट्रलाइज रखा गया तो वहाँ से डाटा हैक भी किया जा सकता है. एक ही सिस्टम पे रखा गया जहाँ सारे टिकट बुक कर रहे हैं, अपने बैंक के ऑपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज़ में नुकसान भी है कि हैक हो सकता है. दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज. बेसिकली ये कंसेप्ट इसका जस्ट अपोजिट है कि उसको डिसेंट्रलाइज कर रहा है, सेंट्रलाइज न करके उस डाटा को जगह जगह अलग अलग स्टोर कर रहा है. एंड शेयर द डाटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज़ ए कॉपी ऑफ द डाटाबेस. हर एक कंप्यूटर पे अपनी अपनी कॉपी है. ए ब्लॉक कैन बी थॉट एज ए सिक्योर्ड चंक ऑफ डाटा. एक सिक्योर्ड चंक ऑफ डाटा है और वैलिड ट्रांजेक्शंस. ईच ब्लॉक हैज़ सम डाटा कॉल्ड द हेडर. सबके पास अपना हेडर होता है जो स्टार्टिंग इनिशियल बताता है उसको, विच इज़ विजिबल टू एवरी अदर नोड while only the owner has the access the private data of the block. सिर्फ जो ओनर होगा वही उसका प्राइवेट डाटा को यूज़ कर पाएगा, बाकी सब पब्लिक वाला सबके पास अवेलेबल होगा. सच ब्लॉक्स फ्रॉम ए चेन कॉल्ड द ब्लॉक चेन. ये वैसे ब्लॉक्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लॉक चेन बोला जाता है. इसको फिगर से समझेंगे. देखो फिगर काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है कि सबने कुछ रिक्वेस्ट करी ट्रांजेक्शन की, मतलब सुबह टिकट उसको बुक करनी है, वो इस पूरे इसके सेंट्रलाइज के पास गया. रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क. सब पे रिक्वेस्ट की गई. इफ़ वेरीफाइड, अगर वो वेरीफाई कर लेता है तब then the block gets added to the already existing chain of block. इसके साथ वो ऐड हो जाएगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट थी, ये भी रिक्वेस्ट आ गई, द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट. इस तरीके से ट्रांजेक्शन पूरी एक अलग अलग कंप्लीट होके यहाँ से वेरीफाई होने के बाद इसके साथ जुड़ जाती है अलग और रिक्वेस्ट के साथ में, और फिर वो कंप्लीट होती है.
ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया है ये। वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन एज ए सिस्टम दैट अलाउस ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू मेंटेन ए सिंगल अपडेटेड एंड सिक्योर्ड, आपका पूरा लेजर मेंटेन किया जा रहा है, सिक्योर्ड लेजर, ठीक है। ईच कंप्यूटर और द नोड दैट पार्टिसिपेट्स इन द ब्लॉकचेन रिसीव ए फुल कॉपी ऑफ द डाटाबेस, पूरा फुल कॉपी उसको मिलती है। इट मेंटेन्स अनअपेंडेड ओनली, सिर्फ उसको जोड़ा जाता है बाद में। ओपन लेजर विच इज अपडेटेड ओनली आफ्टर ऑल द नोड्स वेयर इन द नेटवर्क ऑथेंटिकेट उसको वो समझ लेता है कि ऑथेंटिकेट कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है द ट्रांजेक्शन, उसके बाद इसको वो चंक में जोड़ता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यही इसका मेन इसका यूज़ है जिसके लिए इसको किया गया है। ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर इंश्योर्ड बिकॉज ऑल द मेंबर्स इन द नेटवर्क कीप ए कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन, उसके पास कॉपी होती है। एंड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस, कोई एक पर्सन को चेंजेस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसका देखो, द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द डिजिटल करेंसी। आपने बिटकॉइन के वगैरह के बारे में सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। और ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर विद ओपननेस एंड सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन्स देखो ओपननेस भी रखता है वो और सिक्योर भी रखता है, दोनों चीज़ें वो मेंटेन करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन्स आर बीइंग सीन as one of the ways to ensure the transparency, accountability and efficiencies in the business as well as the governance system के अंदर भी रहेगा वो। For example in healthcare better data sharing अगर हम करते हैं तो healthcare provides would results in the higher probability of accurate diagnosis, सही से हो पाएगा अगर हम प्रॉपर सिक्योरिटी में सब चीज़ रखते हैं, शेयर करते हैं। मोर एफिशिएंट ट्रीटमेंट्स एंड ओवरऑल इंक्रीजेज द एबिलिटी टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट एफिशिएंट केयर में वो कर पाएंगे। अनदर पोटेंशियल्स कैन बी फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, आपने कोई ज़मीन खरीदी है उसके रिकॉर्ड्स हैं, टू अवॉइड वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड ओनर के वजह से कोई डिस्प्यूट आता है तो उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए वो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि क्लेम्स एंड इनकॉन्वेंट्स के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। ए ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, जैसे हम वोट वगैरह डालते हैं वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वोटिंग एल्ट्रेशन, कि वोट आपको डालने के बाद ऑल्टर ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके, एंड अदर इश्यूज सिंस एवरीथिंग गेट स्टोर्ड इन द लेजर, एक लेजर में रखा गया है। वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स, बड़े बड़े सेक्टर में यूज़ किया जाता है इसको, सच एज बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रैवल और अदर एरियाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट 3rd चैप्टर के साथ मैं आपसे जल्द ही इसको वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।